तो लास्ट सेशन हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स को स्टार्ट किया था कि एग्जैक्टली व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बस इसको 2 मिनट में एक ओवरव्यू करके देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ डिजाइनिंग पैटर्न। ये क्या होता है कि आपके डिजाइनिंग पैटर्न होता है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक डिजाइनिंग पैटर्न होता है। जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है, फंक्शनल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। सो उसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देखिए हमने फंक्शन बना के भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मतलब हमने फंक्शन बना के फंक्शन को कॉल किया था, वो फंक्शनल ओरिएंटेड हो गया। विदाउट फंक्शन हम डायरेक्टली प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे विदाउट एनीथिंग मैंने यहाँ से डायरेक्टली इज इक्वल्स टू ऐसे लिस्ट बना दिया, ये भी वैलिड है ना। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है ये, ठीक है। सो उसके लिए ना आपको क्लास और किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी फंक्शन की जरूरत होती है, वो भी एक पैटर्न है, मतलब उसकी मदद से भी हम प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ईच एंड एवरीथिंग विद इन अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है, मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे क्लास एनिमल दिया था। क्लास एनिमल और क्लास एनिमल है और उसका डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्लास हमेशा क्या होता है, वर्चुअल एंटिटी होता है, एक वर्चुअल थिंग्स होती है, उसके अंदर सिर्फ ब्लूप्रिंट होता है। आप जो भी करना है उसकी क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट उसके अंदर होती है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू देन उसको एक्सेस किया जाता है। जैसे कि डॉग, डॉग इज ऑब्जेक्ट। तो क्लास क्या है, जैसे अभी एक कैल नाम का क्लास लिया था, वर्चुअल है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन डिस्प्ले करना है, बट किसको करना है, क्या करना है, ये हमें पता नहीं है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो एक क्लास के हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट डॉट ऐड को कॉल किया। सबसे पहले करंट ऑब्जेक्ट, यहाँ से फर्स्ट पैरामीटर जो होता है करंट ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट पास होता है। इस ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए हमने सेल्फ वेरिएबल लिया था। सेल्फ यानी कि जो कॉल कर रहा है वही, इटसेल्फ, दिस जैसे, बट हमें इसको यहाँ से पास करने की जरूरत नहीं होती है। देन 2 पैरामीटर, तो जो कि हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, रिस्पेक्टिव 10 वाली ए में जाएगी, 20 वाली बी में जाएगी, एडिशन होगी। अब ए और बी की अगर मैं एडिशन करूंगा और नॉर्मल सी में रखूंगा, है ना, नॉर्मल सी में रखूंगा, तो ये सी लोकल वेरिएबल कहेगा। लोकल वेरिएबल मतलब इस फंक्शन के बाहर उसका एक्सेस नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर मुझे डिस्प्ले में भी उसकी वैल्यू चाहिए तो हमें इस सी को ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स क्रिएट करना है। इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन है, ओबीजे, ओबीजे डॉट सी लिखना है, ओबीजे डॉट सी लिखना है, बट ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। बट हमारा करंट ऑब्जेक्ट जो यहाँ से पास होता है, वो ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी सेल्फ के अंदर स्टोर है ना, मतलब सेल्फ मतलब ही ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना, सेल्फ मतलब ही ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट डॉट सी, डिस्प्ले को कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट सी, देखो ना, ऑब्जेक्ट डॉट सी, जब तक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट है तब तक सेल्फ डॉट सी आपको मिल ही जाएगा। तो यही तो फायदा होता है कि थ्रू आउट द क्लास हम एक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लास होते हैं, क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं, और उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इक्वल्स टू क्लास नेम। सो ऐसे हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट। ऑब्जेक्ट जैसे हम उप्स बोलते हैं ना, उप्स, उप्स का मतलब ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे हम ऑब्जेक्ट उप्स बोलते हैं ना कि लोग, कि दिस उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, तो इसे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सो वही होता है कि आपको ऑब्जेक्ट इज ना रिलेटेड टू द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो हमने देख लिया कि क्लास होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है, सेल्फ होता है, मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है। सो आज हम आगे और एक टॉपिक पे जाएंगे। सो आज एक ही टॉपिक लेने वाला हूं मैं यहाँ पे। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, और हमारा टॉपिक का नाम है आज का कंस्ट्रक्टर। क्या है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करना है ये आपको समझ में आएगा। ओके, कंस्ट्रक्टर, ओके। चलिए चलो प्रॉब्लम को समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक ना समझ लो कि मैंने एक क्लास ले लिया, एक एम्प्लॉय का क्लास ले लिया, एम्प्लॉय,
अब देखो ना, एम्प्लॉय तो वर्चुअल होता है, कौन सा एम्प्लॉय पता ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट द राइट ना एक्चुअल रियल वर्ल्ड एंटिटी। जैसे कि XYZ नाम का कोई पर्सन है, वो रियल वर्ल्ड है, वो एक एम्प्लॉय है उस कंपनी में। तो एम्प्लॉय क्या है, एक वर्चुअल है, सबके लिए कॉमन, एक ब्लूप्रिंट बनाएगा। अब देखो, अब समझ लो कि कोई भी एक एम्प्लॉय है, वो क्या चाहता है कि उस मतलब उसका कोई टास्क होगा। सपोज मैंने यहाँ पे दिया डिफ EMP डिटेल्स नाम का एक फंक्शन ले लिया। हम चाहते हैं कि मुझे इस एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ पे मिले, इसलिए हमने एक EMP डिटेल्स नाम का फंक्शन ले लिया। एम्प्लॉय डिटेल्स, हमें एम्प्लॉय की क्या क्या डिटेल्स चाहिए, ठीक है। सो जो डिटेल चाहिए मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। जो भी एम्प्लॉय आएगा उसका मुझे आईडी चाहिए, तो एम्प्लॉय आईडी मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मिले। और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम मिले। बट ये वैल्यू आएगी कैसे, अब देखो ध्यान से, इस क्लास के बाहर एक ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने एक अजय नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि एक एम्प्लॉय, समझ में। तो अजय इज एन रियल वर्ल्ड एंटिटी, ऑब्जेक्ट है जो एम्प्लॉय क्लास का है। तो अजय एक रियल वर्ल्ड है जो एक एम्प्लॉय है जो EMP डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसकी डिटेल्स होंगे ना। तो अजय ये चाहता है कि वो EMP अंडरस्कोर डिटेल्स को कॉल करे। उसी तरह माना कि विजय नाम का भी एक है एम्प्लॉय है जो उसी कंपनी में काम कर रहा है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। वो भी चाहता है कि उसकी डिटेल उसको मिले, ठीक है। तो उसने कॉल किया। अब मुझे यहाँ पे आईडी और इनेम, ये दो हमारे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स है, और इन दोनों एट्रीब्यूट्स को अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फेच करना है। तो कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले हाउ टू सेट आईडी एंड नेम फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट। अजय का आईडी हम कैसे देंगे और अजय के लिए नेम हम कैसे देंगे, ठीक है। अब देखना, तो अजय का मुझे एट्रीब्यूट यानी कि ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने। जैसे हमने उस दिन देखा था डॉग, तो डॉग डॉट कलर, तो यहाँ से हमने एक एट्रीब्यूट बनाया था, क्योंकि वो कलर क्या है, ऑब्जेक्ट का ही एट्रीब्यूट है। उसी तरह अजय का एट्रीब्यूट आईडी है, अजय का एट्रीब्यूट नेम है। उसी तरह विजय का एट्रीब्यूट आईडी है, विजय का नेम एट्रीब्यूट है। तो हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को अगर मैं क्लास के अंदर, फंक्शन के बाहर, ध्यान में रखना, फंक्शन के बाहर बट क्लास के अंदर अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं, जैसे एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू अजय, अगर मैंने ऐसे किया, ठीक है, ध्यान से ठीक से देखना, मैंने कहाँ पे लिखा है, इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास के अंदर लिखा है। समझ में आया, इज ना एट्रीब्यूट, इसी को भी एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अब EID का मतलब होता है अजय का आईडी, नेम का मतलब होगा अजय का नेम, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वही आएगा। एंड अगर हम इसको यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं तो EMP डिटेल्स में अजय, अजय कहाँ पे आता है, सेल्फ में आता है, मतलब ऑब्जेक्ट किसमें स्टोर होता है, सेल्फ में। तो मुझे अगर इस आईडी को लेना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट EID, नेम को लिखना है तो सेल्फ डॉट इनेम। आईडी और इनेम ये दोनों भी जब भी हम फंक्शन के बाहर और क्लास के अंदर जब एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। और हमारा करंट ऑब्जेक्ट तो सेल्फ के अंदर आता है। ये देखो ना, अजय, जब EMP डिटेल्स को कॉल किया तो अजय सेल्फ के अंदर आ जाएगा। तो अजय का आईडी और अजय का नेम, ये देखो अजय का आईडी और अजय का नेम अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा। बट दिक्कत ये है कि जब विजय नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, विजय जब EMP डिटेल्स को कॉल करेगा तो करंट ऑब्जेक्ट विजय के लिए भी आईडी 101 ही रहेगा और नेम भी अजय ही रहेगा। किसके लिए, सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है विजय, उसके लिए भी, मतलब यहाँ पे दोनों के लिए सेम आउटपुट आएगा, दोनों के लिए सेम आउटपुट आएगा।
अब देखते हैं, मैं इसको रंग करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है। प्रॉब्लम को पहले समझ लेते हैं, हमें प्रॉब्लम को समझ लेना है। देखिए, जब अजय ने कॉल किया ईएमपी डिटेल्स को, तब सेल्फ में अजय है, अजय डॉट ई आई डी, देखो इसने अजय डॉट ई आई डी यहाँ से लिया, अजय डॉट ई नेम, ये देखो अजय डॉट ई नेम अजय मिला। जब विजय ने कॉल किया ईएमपी डिटेल्स को, तो करंट ऑब्जेक्ट कौन है, विजय, सेल्फ में कौन जाएगा, विजय, विजय डॉट ई आई डी यही मिलेगा, और विजय डॉट ई नेम यही मिलेगा, क्योंकि ये तो एट्रीब्यूट सबके लिए होता है सेम। तो प्रॉब्लम ये है कि अजय एंड विजय दोनों के लिए भी सेम डेटा आ रहा है, और ऐसे तो कभी नहीं होगा कि एक कंपनी में सेम डेटा दोनों के लिए मिले। सो इस तरीके से हम नहीं कर सकते। देखो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हमें क्या आ रहा है ना, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हाउ कैन सेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना अजय विजय, इनके एट्रीब्यूट, जैसे कि अजय का ई आई डी यानी कि एम्प्लॉय आईडी, अजय का नेम जैसे एम्प्लॉय नेम, तो ये वेरिएबल्स हमने दे दिए। इन वेरिएबल को वैल्यू कैसे देनी है, हाउ कैन सेट द attributes value for the given object, ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से तो काम नहीं चलेगा, चलो मैं इसको कमेंट्स में डाल देता हूँ फिर, चलो यहाँ से तो नहीं होगा। बट हमने उस दिन अजय, जैसे हमने लिखा था डॉग डॉट कलर लिखा था ना, अगर अगर हमने अजय डॉट अगर करूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक सजेशन में भी दे रहा है ई आई डी ई नेम, क्योंकि अगर मैं ई आई डी को अगर यहाँ से एक्सेस करूँ तो मेरा काम हो सकता है। अजय डॉट ई नेम इज इक्वल टू अजय, ये देखिए हमने क्या किया, जैसे डॉग डॉट कलर लिखा था, तो उसी तरह अजय का एट्रीब्यूट ई आई डी यहाँ से सेट कर लिया। हमने बोला अजय डॉट ई आई डी इज इक्वल टू 101, अजय डॉट ई नेम इज इक्वल टू अजय। अब ईएमपी डिटेल्स को कॉल करेगा, करंट ऑब्जेक्ट कौन जाएगा, अजय, सेल्फ में कौन स्टोर होगा, अजय, अजय डॉट ई आई डी, सेल्फ का मतलब अजय है क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट पास होता है, तो अजय डॉट ई आई डी और 101, अजय डॉट ई नेम अजय मिल जाएगा। जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम विजय डॉट ई आई डी यहाँ से भेजेंगे, विजय डॉट ई नेम यहाँ से भेजेंगे, तो दोनों वैल्यू फिर से पास होगी मेरी। तो अब देखो ईएमपी डिटेल्स में कौन जाएगा, विजय जाएगा, ईएमपी डिटेल्स में कौन जाएगा, करंट ऑब्जेक्ट विजय, सेल्फ में कौन है, विजय, विजय डॉट ई आई डी 102, विजय डॉट ई नेम विजय, मतलब ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो रहा है। देखो बट और भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, देखिए अब परफेक्टली आ रहा है, अजय के लिए अजय के डिटेल्स, विजय के लिए विजय के डिटेल्स, मतलब हम यहाँ से हमारे एट्रीब्यूट्स को सेट कर रहे हैं। बट टू प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम कि समझ लो मेरे पास 5 एट्रीब्यूट्स है, 5 एट्रीब्यूट्स, आईडी, नेम, लोकेशन, सैलरी, डेजिग्नेशन, या हर एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स है। तो मुझे 5 लाइंस का कोड ईच ऑब्जेक्ट लिखना होगा, करेक्ट, राइट ना, आईडी के लिए, नेम के लिए, लोकेशन के लिए, राइट। समझ लो ऐसे मेरे पास 100 ऑब्जेक्ट्स है, तो मुझे 500 लाइंस का कोड ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट ना। तो नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ द कोड मेरा बढ़ रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मुझे नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ द कोड लिखना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, हम कहेंगे कि सर ठीक है, हम इतने लाइंस ऑफ द कोड भी लिखेंगे, चलेगा, नो इशू। बट द प्रॉब्लम सेकंड, आईडी और ई नेम, अब मैंने इसको कमेंट्स निकाला है, ठीक है, आईडी और ई नेम, तो देखना मैंने यहाँ पे ई आईडी नाम का वेरिएबल लिखा है जो कि एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही होता है, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ से अभी कुछ नहीं दिया है, जैसे कि समझ लो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से 0 दे दिया, समझ लो, ठीक है। एंड ई नेम को मैंने यहाँ से एम्प्टी रखा है, ओके। फिलहाल मैंने सेव करके इसको मैं फिर से रन कर देता हूँ, हमें आउटपुट परफेक्टली मिल रहा है। तो अजय डॉट ई आई डी, मतलब यही ई आई डी हम एक्सेस कर रहे हैं। जब भी हम क्लास के अंदर और फंक्शन के बाहर ऐसे वेरिएबल लिखते हैं ना, तो ये माइंड में फिक्स करना, ये दोनों भी अजय यानी कि ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। और जब हम किसी फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा ना ये वेरिएबल, तो ये लोकल वेरिएबल है, इसका और इस ऑब्जेक्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्पररी वेरिएबल होता है जिस इस फंक्शन के अंदर यूज होगा।
बट जब भी आप सेल्फ डॉट कोई वेरिएबल बनाते हो फंक्शन के अंदर, तब समझ लेना ये फिर से ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट बनेगा। तो ये सेल्फ डॉट सी अगर हमने बनाया तो समझ लेना करंट ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। ये फिक्स करना, ठीक है, ओके। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए आईडी और नेम ये एट्रीब्यूट्स है ऑब्जेक्ट के, और इन दो एट्रीब्यूट्स को ही हम यहाँ से सेट कर रहे हैं। अजय का आईडी 101, मतलब यहाँ पे वैल्यू 101 जाएगी अजय की, ई नेम की वैल्यू अजय जाएगी। जब emp_ds को कॉल करेंगे, सेल्फ में कौन है, करंट ऑब्जेक्ट पास होता है ना हमारे यहाँ से, करंट ऑब्जेक्ट राइट ना अजय, तो वही अजय सेल्फ में जाएगा। तो सेल्फ डॉट अजय डॉट ई आई डी, अजय डॉट ई नेम, ऑलरेडी दोनों को वैल्यू सेट करके रखा है। ये देखो 101 अजय मिल जाएगा, सेम फॉर द विजय, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम देखो क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस ईआईडी को मैंने ऐसे डबल अंडरस्कोर लगा के डिफाइन किया, ओके, ठीक है, अगर मैंने इस ईआईडी को डबल अंडरस्कोर लगा के डिफाइन किया तो ये आईडी हमारा एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट है पक्का। तो मुझे यहाँ पे भी इसको क्या करना पड़ेगा, डबल अंडरस्कोर लगाना होगा, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर ईआईडी। अब डबल अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, ठीक है, डबल अंडरस्कोर का मतलब होता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। ये ई-नेम पे कुछ नहीं लगा है ना, कुछ नहीं ई-नेम पे, तो ई-नेम होता है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक का मतलब होता है वी कैन एक्सेस विद इन अ क्लास एंड आउटसाइड द क्लास एनीवेयर। पब्लिक का मतलब होता है कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट डबल अंडरस्कोर का मतलब होता है प्राइवेट मेंबर, और प्राइवेट मेंबर जो होते हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ विद इन क्लास ही एक्सेस होते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होते, उसको बोलते हैं प्राइवेट। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका घर है, घर यानी कि आपका क्लास है, घर यानी कि आपका क्लास है, उस घर के अंदर एक टीवी है, जैसे ये फंक्शन है यानी कि टीवी है ना, जो भी है, ठीक है, समझ लो एक टीवी है। अब टीवी को ऑन एंड ऑफ कौन कर सकता है, मतलब टीवी को कौन यूज कर सकता है, ऑब्वियसली घर के मेंबर्स। कोई बाहर का के आपके टीवी को ऑन कर सकता है नहीं ना, व्हाई, बिकॉज टीवी इज यूर द प्राइवेट प्रॉपर्टी, सो एनीवन कैन एक्सेस ओनली विद इन अ क्लास। क्लास के अंदर आपके घर के अंदर मेंबर एक्सेस कर सकते हैं कोई भी, बट घर के बाहर वाला नहीं। उसी तरह ये जो ईआईडी जो बनाया ना डबल अंडरस्कोर देके, ये होता है हमारा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये जो होता है ना, ये हमारा बन जाता है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट मतलब वी कैन एक्सेस ओनली विद इन अ क्लास। अब ये जो दोनों वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, नो इशू। आईडी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है बट वो अब प्राइवेट है, राइट। अब क्या हो, प्राइवेट है, और प्राइवेट है तो आप तो उसको क्लास के बाहर से एक्सेस कर रहे हो, देखो ना, अजय डॉट ई आई डी एक्सेस कर रहे हो। अब अजय डॉट ई आई डी तो हमारा प्राइवेट है, क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होगा। अब मैं इसी को यहाँ से रन करूंगा ना, आप नोटिस करना, देखो आईडी 0 मिल रहा है, क्योंकि ये जो है ना इसकी जो वैल्यू थी ना यही ले रहा है, आईडी 0, ई नेम तो परफेक्ट आ रहा है बट आईडी नहीं आ रहा है, देखो, क्योंकि हम यहाँ से भी सेट कर रहे हैं ना तो भी सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ई आईडी ये दूसरा वेरिएबल कंसिडर कर रहा है, अंडरस्कोर वाला नहीं। अगर मैं यहाँ पे, आप सोचोगे सर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के देता हूँ, आप रन करके देख लेना, नहीं होगा, कुछ भी कर लो, ये आईडी एक्सेसिबल नहीं होगा आउटसाइड द क्लास। व्हाई, बिकॉज अंडरस्कोर आईडी इज अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। हमारे ही ऑब्जेक्ट, हमारे ही एट्रीब्यूट से, अजय के एट्रीब्यूट से, बट उसको एक्सेस करने की पावर उसके पास नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ क्लास का मेंबर है। अब इस सिचुएशन में हम यहाँ से भी उसकी वैल्यू सेट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अगर मेरे पास कोई आईडी ई नेम जैसे एट्रीब्यूट्स होंगे ऑब्जेक्ट्स के कोई भी, उनको वैल्यू देना है, उनको वैल्यू सेट करना है, और उनको वैल्यू सेट करने में दो दिक्कत आ रही है। एक तो मैं यहाँ से सेट कर रहा था तो सबके लिए कॉमन आ रहा था, मैं यहाँ से सेट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है, बट यहाँ पे दो प्रॉब्लम आ रही है कि नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ द कोड भी बढ़ रहा है। बट चलो हम नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ द कोड भी लिखेंगे, बट अगर किसी ने किसी एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट बनाया तो बाहर से एक्सेसिबल नहीं है, देन हाउ कैन सेट दिस आईडी वैल्यू।
हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट के जैसे आईडी, नेम, इनको वैल्यू देनी है, मुझे सेट करनी है, इनिशियलाइज करनी है, बट कैसे करेंगे? और इसी का सॉल्यूशन होता है कंस्ट्रक्टर। याद रखना, कंस्ट्रक्ट। हमें हमारे एट्रीब्यूट्स को कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है टू इनिशियलाइज योर द एट्रीब्यूट्स। अब कैसे? देखो, तो कुछ बातें आपको याद रखनी होगी रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। द फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ सेम लाइक एज अ फंक्शन। जैसे हमने फंक्शन लिखा ना, उसी तरह कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे हम फंक्शन लिखते हैं ना, जैसे एमपीटी टेस्ट फंक्शन है, उसी तरह फंक्शन कंस्ट्रक्टर होता है। बट डिफाइन constructor using magic function which is डबल अंडरस्कोर init डबल अंडरस्कोर। देखो, इसी नाम से फंक्शन कंस्ट्रक्टर लिखा जाता है, डबल अंडरस्कोर init डबल अंडरस्कोर। इसी नाम से मैंने बोला ना, इज अ स्पेशल फंक्शंस। थर्ड पॉइंट, no need to call constructor, no need to call the constructor, because when we creating object of the class, that time automatically constructor invoke। मतलब आपको कंस्ट्रक्ट, जैसे हमें एमपीटी टेस्ट फंक्शन बना है, किसी भी फंक्शन बनाओगे तो उसको कॉल करना ही पड़ता है ना। बट अगर अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। आई विल शो एंड 4, उसके 2 टाइप्स आते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेट्स सी। अब सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल लोकल वेरिएबल बनाता हूँ फिर से, ठीक है, और बाद में इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से ये आएगा। अब देखिए, कंस्ट्रक्टर पहले सबसे पहले मुझे क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे देखो फंक्शन, ये फंक्शन जैसे होता है, मतलब डेफ लिखा, बट लिखना कैसे होता है? डबल अंडरस्कोर इन इट डबल अंडरस्कोर फंक्शन। इसके अंदर भी करंट ऑब्जेक्ट सेल्फ, देखो फंक्शन जैसे ही लिखना है, बट उसका नाम कुछ भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि एक दिस इज अ स्पेशल फंक्शन, दिस इज अ स्पेशल फंक्शन फॉर द क्लास। एक क्लास के लिए स्पेशल फंक्शन होता है जो डबल अंडरस्कोर इनिट मतलब इनिशियलाइज। मैंने बोला ना, कंस्ट्रक्टर यूज फॉर द इनिशियलाइज योर द एट्रीब्यूट्स, तो इसलिए उसका नाम भी इनिट लगा है। और हमारा सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये इसके अंदर जस्ट मैं एक मैसेज लिखता हूँ, सबसे पहले प्रिंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब बस हमें देखना है कि ये कब कॉल होता है। देखिए, व्हेन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एम्प्लॉय क्लास का अजय नाम का ऑब्जेक्ट के जैसे ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये देखो एम्प्लॉय और पैरेंथेसिस ब्रैकेट लिखा है ना, दिस इज योर द कंस्ट्रक्टर कॉल। यही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, जो भी कोड वापस आएगा यहाँ पे, एंड देन आगे वाला प्रोग्राम कंटिन्यू। फिर से हमने विजय नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, देखो एम्प्लॉय, जैसे विजय इक्वल्स टू एम्प्लॉय से हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, उसी टाइम पे एग्जैक्टली ये कंस्ट्रक्टर अगेन कॉल होता है। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। देन बाकी ऑपरेशंस, मतलब सबसे पहले एंट्री कौन करेगा क्लास में? सबसे पहले एंट्री करेगा क्लास में कंस्ट्रक्टर, बस। और उसी की मदद से हर एक चीज को हमें करना है। अब देखते हैं, पहले देखते हैं कि ये क्या दे रहा है। देखिए, देखो सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्टर कॉल मिला। जब भी हमने अजय का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले कंस्ट्रक्टर के पास चला गया, पहले ये कॉल हुआ, उसके बाद ये बाकी चीजें हमारे एग्जीक्यूट हो रही है। देखो, जैसे विजय का ऑब्जेक्ट बनाया, अगेन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। मतलब जब जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन कॉल होने वाला है। उसको हमें कॉल करने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है। देन हमारा प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है ना, वही तो हमें करना है।
ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट, आप कुछ भी वैल्यू इसके अंदर रखोगे, जैसे कि मैंने समझ लो सेल्फ एक्स इज इक्वल टू, या सेल्फ मैंने लिखा सेल्फ पी आई इज इक्वल टू 3 सपोज, ऐसे मैंने किया। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले ये कॉल हुआ और हमने पी आई की वैल्यू है पाई की 3.43 इनिशियलाइज करके रखी। अब इस वैल्यू को हम किधर भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? अगर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे, तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, कॉमा सेल्फ डॉट पी आई, क्या मिलेगी 3.40 मिलेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएगा सबके लिए वही मिलेगी। ये देखिए, इसके अजय के लिए भी मिलेगी, विजय के लिए भी मिलेगी। मतलब हमने क्या किया, इसको एक बार इनिशियलाइज करके रखा, राइट? जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सबसे पहले ये वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। अब जैसे बैंक में जाते हो अकाउंट ओपन करने के लिए, और आपने अकाउंट ओपन कर लिया, और वो कहते हैं ना कि आपको इनिशियल अमाउंट मिनिमम 5,000 देनी होगी, या फिर 5,000 से अकाउंट ओपन करना होगा मिनिमम, या 10,000 से अकाउंट ओपन करना होगा। तो समझ लो वही होता है कंस्ट्रक्टर। मतलब उनका भी कहना यह है कि जब भी आप एक अकाउंट ओपन करते हो, तो दैट टाइम आपको उसी टाइम पे, है ना, कुछ वैल्यू अमाउंट को इनिशियलाइज करना है। आपका बैलेंस कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करना है ना। तो वो क्या होगा, जब भी आप अकाउंट बनाओगे सबसे पहले वही कॉल होगा। उसी तरह जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी आएगा पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसने इनिशियलाइज करके रख दी वैल्यू। अब ये वैल्यू जब तक ये ऑब्जेक्ट है तब तक उसको हर एक जगह पे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, इनिशियलाइज करके रखा ना। तो ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट अभी तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ द कोड मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब उसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब देखिए, जैसे हमने एडिशन के लिए हमने मल्टीपल पैरामीटर भेजे थे, मतलब फंक्शन से हम मल्टीपल पैरामीटर भेज सकते हैं ना। जैसे यहाँ से हमने एडिशन के लिए 2 पैरामीटर भेजे थे, उसी तरह ये भी क्या है, फंक्शन ही है, बस इनबिल्ट फंक्शन है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। उसके लिए भी हमें पैरामीटर्स देने। अब ध्यान से देखना, अजय एम्प्लॉय ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, उसी टाइम पे मैंने आईडी और नेम इन दोनों पैरामीटर को भेज दिया। अब 101 और आईडी दो चीजें देखा, ये जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते उसी टाइम पे मैंने वैल्यू को पास किया। अब रिसीव करने के लिए कंस्ट्रक्टर के पास एक दो वेरिएबल होने चाहिए, तो मैंने ईआईडी और ई नेम ले लिया। तो 101 वैल्यू जाएगी ईआईडी में और अजय वैल्यू जाएगी ई नेम में। अब यहाँ पे जो दो वैल्यू मुझे मिलेंगे, ये आईडी ई नेम, अब इस क्लास में लोकल वेरिएबल है, इस फंक्शन में लोकल है। ये ई आईडी का मतलब लोकल है, ई नेम का मतलब लोकल है। अब इस ई आईडी को मुझे ऑब्जेक्ट के लिए देना है। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट्स है ना ऑब्जेक्ट का, उसको देना है। अब इसके लिए यूज करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, सेल्फ डॉट ई आई डी इज इक्वल टू ई आई डी, सेल्फ डॉट ई नेम इज इक्वल टू ई नेम। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ई आई डी ये लोकल है, लोकल ये सिर्फ इसी क्लास इसी फंक्शन के अंदर रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। बट अगर इसकी वैल्यू अगर मैंने सेल्फ डॉट ई आई डी को दे दी, देखो ई आई डी जो रखा था, अब ये वैल्यू जाएगी ग्लोबल ऑब्जेक्ट के लिए बनेगी ना। सेल्फ मतलब अजय है, अजय यहाँ से भी करंट ऑब्जेक्ट ही पास होने वाला है ना आपका, यहाँ से भी इस तरीके से जाने वाला डेटा, करंट ऑब्जेक्ट अजय ही जाएगा, सेल्फ में आ जाएगा अजय, ये अजय का आईडी बनेगा। जो पूरे क्लास में जब तक अजय ऑब्जेक्ट है किधर भी यूज कर सकते हो। उसी तरह ई नेम, अजय डॉट ई नेम, उसकी वैल्यू ई नेम दे दी, मतलब अजय की जो वैल्यू थी अब इसको दे दी सेल्फ डॉट ई नेम को। समझ में आया? तो ये ई नेम और ई आईडी लोकल वेरिएबल है जो इस फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। बट सेल्फ डॉट ई आई डी ये अलग वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट से किधर भी यूज कर सकते हो। तो अब मुझे इन दो लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ना, आईडी और नेम भेज दिया। अब मैंने अजय ने ईएमपी डिटेल्स को कॉल किया, अजय यहाँ पे आएगा सेल्फ में, सेल्फ डॉट ई आई डी देखो ऑलरेडी सेट है, सेल्फ डॉट ई नेम ऑलरेडी सेट है, मिल जाएगा। आईडी 101 ई नेम में अजय है। फिर से हम विजय सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो भी वही काम करेगा, सिर्फ पैरामीटर को यहाँ से भेजेगा। सो 102 वैल्यू किस में जाएगी, 102 वैल्यू जाएगी ईआईडी में, और विजय वैल्यू जाएगी ई नेम में। अगेन ये दोनों लोकल वेरिएबल है, और यही 102 वैल्यू जाएगी सेल्फ मतलब विजय, विजय के आईडी में जाएगी और विजय के नेम को असाइन होगी। देखो ये विजय का आईडी, विजय के नेम, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेट होंगे। तो मुझे फिर से इन दोनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
सिंपल। फिर से विजय डॉट ईएमपी डिटेल्स को कॉल किया, सेल्फ में विजय है, विजय का आईडी ऑलरेडी सेट है, ये देखो यहाँ पे विजय का नेम ऑलरेडी सेट है। अब मेरे पास कितने भी, देखो मेरे पास कितने भी ऑब्जेक्ट आने दो, मुझे सिर्फ 2 ही लाइन का कोड लिखना है। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर दिया आईडी और ई नेम को। जब भी अजय का ऑब्जेक्ट था उसको हमें प्रॉब्लम आ रहे थे, देखो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, आप पैरामीटर सिर्फ पैरामीटर भेज दो, ये देखो यहाँ पे इनिशियलाइज करके रखेगा। अगर मेरे पास अभी 100 भी ऑब्जेक्ट आएंगे ना, तब भी मुझे सिर्फ 2 ही लाइन का कोड लिखना है, सबके लिए वही काम करेगा। ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर की मदद से हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। एक बार वो इनिशियलाइज हो जाएगी, सेल्फ डॉट ईआईडी को पूरी क्लास में जब चाहे तब यूज कर सकते हो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है। बस इतना चीज याद रखनी है, अगर ज्यादा कोई कंफ्यूज हो रहा है ना, एक चीज इतनी याद रखना कि सेल्फ डॉट जब भी हम लिखेंगे वो होता है ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट, और उसका एक्सेस पूरे क्लास में होता है। सिर्फ नॉर्मल ए वेरिएबल जब हम लिखते हैं, नॉर्मल वेरिएबल, उनका स्कोप सिर्फ फंक्शन के अंदर ही होता है, फंक्शन के बाहर नहीं होता है। तो ये एआईडी और ई नेम लोकल वेरिएबल है जिनको हमने ऑब्जेक्ट की मदद से ग्लोबल बना दिया, यानी कि एट्रीब्यूट पे ऑब्जेक्ट सेट कर दिया, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी उसको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना परफेक्टली आ रहा है, अजय विजय सबसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब हमें, मेरे पास अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी होंगे ना, तब भी मुझे सिर्फ 2 ही लाइन का कोड लिखना है। मेरे पास 5 एट्रीब्यूट्स होंगे तो हमें 100 के लिए 500 लाइंस का कोड लिखना पड़ता, बट अगर यहाँ पे मुझे सिर्फ 5 लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा हर एक एट्रीब्यूट्स के लिए, वो सबके लिए काम करेगा। इनिशियलाइज, ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, अपने कंस्ट्रक्ट करता है अपने ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट के एड्स को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। देख, तो ये हमारा हो जाता है ये क्लास और उसका कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्ट, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्ट की मदद से हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। कंस्ट्रक्टर का सिंपल काम होगा टू इनिशियलाइज योर द एट्रीब्यूट्स, क्योंकि इनिशियलाइज एक बार सेट हो जाए, क्योंकि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट बना दो सबसे पहले एंट्री कंस्ट्रक्टर से ही होगी, वहां पे आप जो वैल्यू चाहिए एक बार इनिशियलाइज करके रख दो, पूरे क्लास में यूज होगी। अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्राइवेट है, अब देखो, तो समझ लो मैं प्राइवेट वेरिएबल बना रहा हूँ, राइट ना, और यूज करूंगा तो प्राइवेट यूज रहेगा पूरे क्लास में, वही प्राइवेट। अब मैं यहाँ से बाहर से तो मैं एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, 101 जाएगा यहाँ पे, वही 101 प्राइवेट को जाएगा, इस प्राइवेट को जाएगा। तो विद इन अ क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट कैन एक्सेस विद इन अ क्लास, इस क्लास के बाहर नहीं। तो यहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एवरीथिंग विल परफेक्ट। ये देखिए, सो कोई प्रॉब्लम आया नहीं ना, इनिशियलाइज हो चुका है, बिकॉज प्राइवेट का मतलब विद इन अ क्लास। तो अगर मेरे कोई प्राइवेट मेंबर भी होंगे तब भी हम कंस्ट्रक्टर की मदद से एक बार उसको इनिशियलाइज करके रख सकते हैं, बाद में आप एनीवेयर वी कैन एक्सेस, उसको हम बाद में किधर भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्ट करना, टू इनिशियलाइज, इनिशियलाइज कंस्ट्रक्ट, दैट मींस दो इनिशियलाइज योर द एट्रीब्यूट्स। सपोज मेरे पास कंस्ट्रक्टर का मतलब बस इतना है, जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी उसको पैरामीटर भेजना है, इनिशियलाइज करना है, एक बार इनिशियलाइज हो जाएंगे तो पूरे क्लास में आप किधर भी यूज कर सकते हो, जब चाहे तब उसको यूज कर सकते हो, राइट। ओके, एक प्राइवेट मेंबर का और एक फंडा में बता देता हूँ, समझ लो कि, और एक आपके पास प्राइवेट फंक्शन है, ये तो वेरिएबल हो गया। मेरे पास एक प्राइवेट, जैसे डबल अंडरस्कोर, मैंने टेस्ट नाम का प्राइवेट क्या बनाए, फंक्शन बनाए, फंक्शन डबल अंडरस्कोर लिखा मतलब क्या है, ये प्राइवेट फंक्शन है, प्राइवेट। ओके, और इसके अंदर जस्ट मैंने समथिंग लिख दिया, सो दिस इज अ टेस्ट प्राइवेट फंक्शन। ठीक है, अब हम इस टेस्ट को यहाँ से डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, मतलब जैसे कि देखो अजय का ऑब्जेक्ट है, मतलब अजय टेस्ट को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता है, याद रखना है ना, ये इसको कॉल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, बिकॉज ये प्राइवेट है। टेस्ट के लिए एरर आएगा, एम्प्लॉयड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टेस्ट, समझ में आया? क्यों, क्योंकि टेस्ट आपका एट्रीब्यूट है ही नहीं, वो तो प्राइवेट है। अगर मैं डबल अंडरस्कोर निकाल देता ना, डायरेक्टली कॉल हो जाता, क्योंकि वो पब्लिक है। ये देखो अब यहाँ पे एक टेस्ट वाला मिल रहा है, सो अगर प्राइवेट होगा तो हाउ कैन एक्सेस, यहाँ से तो एक्सेस नहीं होगा,
देन हाउ कैन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर। अब देखिए ये मेरा क्लास मतलब बैंक है, समझ लो क्लास मतलब बैंक है, और ये प्राइवेट मेंबर जो है ना टेस्ट, समझ लो एक क्लास के अंदर आपका लॉकर है, लॉकर, जैसे हम वहां पे लॉकर में कुछ रखते हैं ना सामान, इंपॉर्टेंट सामान हम क्या करते हैं बैंक के लॉकर्स में रखते हैं। अभी बैंक का लॉकर जो है ना वो प्राइवेट है, हमारा ही है। देखो अजय का ही टेस्ट है, मतलब अजय ऑब्जेक्ट बनाया तो अजय का ही एट्रीब्यूट्स होगा, ये मतलब उसका बिहेवियर होगा टेस्ट, उसका ही है लॉकर, उसका ही है, मतलब हमने बैंक के पास गए लॉकर में रख दिया डेटा, तो कुछ भी आइटम्स तो ये हमारा ही है। बट डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो क्या? कोई भी आके अपने लॉकर्स को ओपन कर सकता है क्या? नहीं ना, डायरेक्टली नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, या जो बैंक के अंदर एक ऑथोराइज पर्सन होगा उसके पास जाना होगा, और उसकी मदद से लॉकर को ओपन करना पड़ेगा। तो वही है फंडा। अगर आप किसी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाहते हो तो पहले किसी लोकल वेरिएबल के पास, किसी लोकल पब्लिक फंक्शन के पास जाना पड़ेगा। जैसे तो यहाँ से तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? ओके, तो जैसे मानो कि मैं इस ईएमपी डिटेल्स के पास आ चुका हूँ, देखो ना ईएमपी डिटेल्स के पास आ चुका है, जो कि मेरा क्या है, एक पब्लिक फंक्शन है, और वहां से मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट डबल अंडरस्कोर टेस्ट को कॉल कर सकता हूँ। सेल्फ मतलब करंट ऑब्जेक्ट, और डॉट हमारा प्राइवेट फंक्शन। अब देखिए अब मिला कि नहीं, अजय के टाइम पे भी मिला और विजय के टाइम पे भी मिला। तो मतलब हमने क्या किया, ईएमपी डिटेल्स मतलब समझ लो कि हमने इस क्लास बैंक के अंदर किसी एक अथॉराइज्ड पर्सन के पास गए, और वहां से उसकी मदद से हमारे हमारे प्राइवेट जो हमारा लॉकर है उसको ओपन कर दिया। मतलब बाहर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा आपको, क्योंकि प्राइवेट मेंबर कांट एक्सेस आउटसाइड द क्लास, right? Private, that means within a class, only within a class, not outside the class। ये भी चीज को याद रखना है ना, कि अगर हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स होंगे तो उनको एक्सेस करना है तो हमें किसी पब्लिक से एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे देखो ना, आईडी अगर हमारा प्राइवेट है तो उसको हमने पब्लिक, हमारा जो इनिट नाम का कंस्ट्रक्टर था वहां से इनिशियलाइज कर दिया, बाद में हमने उसको यूज कर लिया। तो प्राइवेट मेंबर को हम डायरेक्टली विद इन अ क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट का मतलब होता है ओनली विद इन अ क्लास। ओके, विदाउट डबल अंडरस्कोर का मतलब होता है जैसे इसके जैसा, इसको बोलते हैं पब्लिक, ये भी पब्लिक फंक्शन है, बट डबल अंडरस्कोर जैसे लगा दिया तो ये बन जाता है प्राइवेट फंक्शन। क्या बन जाता है, हमारा प्राइवेट फंक्शन, राइट? क्लियर? सो इस तरीके से तो ये हमारा क्या होता है, ये डबल अंडरस्कोर का मतलब होता है टेस्ट, राइट? इस टेस्ट को हम यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, याद रखना। आप चाहते हो कि आपका एट्रीब्यूट है टेस्ट, आप डबल यहाँ से एक्सेस करोगे, इज नॉट पॉसिबल, याद रखना, इज नॉट पॉसिबल। उसको एक्सेस करने के लिए हम एक्सेस कर सकते हैं, बट पहले मुझे किसी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। जैसे देखो एमपीटीएस को कॉल किया, किसने कॉल किया, अजय ने। तो अजय आ गया, देन अजय ने वहां से टेस्ट को कॉल कर दिया, देन ये कॉल होगा विद इन क्लास। जैसे मैंने बोला ना कि आपका लॉकर है बैंक में, ये लॉकर है आपका, तो दैट सीधा आप लॉकर को एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो आपको किसी पहले ऑथोराइज पर्सन के पास जाना पड़ेगा जो पब्लिक है, एंड इसके थ्रू देन आप क्या कर सकते हो, अपने लॉकर को यूज कर सकते हो। बस सीधा आप बोलोगे मेरा लॉकर है मैं डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ, नहीं। जैसे बैलेंस, जैसे समझ लो ये प्राइवेट ईआईडी है ना, ये आपका अकाउंट का बैलेंस है, समझ लो ऐसे, तो प्राइवेट होता है वो, क्योंकि अगर वो प्राइवेट नहीं होगा तो आप बाहर से भी आईडी को चेंज कर सकते हो। मतलब आप बैंक में मतलब आप बैंक में जाओगे नहीं, उसके बिना भी आप अपने बैलेंस को 10,000 से 10 लाख कर सकते हो, चेंज कर सकते हो ना, बिकॉज वो तो पब्लिक है। तो ऐसा चलेगा नहीं ना, बैंक तो डूबने वाली है फिर। तो इसलिए ना उसको प्राइवेट बना के रखता है, आपके जो बैलेंस होता है ना आपका ही है, बट वो आपको एक्सेसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं प्राइवेट, तो उसको प्राइवेट बना के रखा है। तो उसको चेंज करना है तो क्लास के अंदर चेंज कर सकते हैं, मतलब बैंक के अंदर। तो आपको आपको पैसे लेके कैशियर के पास जाना पड़ेगा, ये पैसे देने होंगे, तो कैशियर उस वैल्यू को, अपने पैसे को लेके आपके प्राइवेट जो आपका बैलेंस है उसको सेट कर देगा, देन आपको आपका बैलेंस दिख जाएगा। बट आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ना मॉडिफाई कर सकते। ये फंडा भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इन कैप्सुलेशन में आएगा, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट आता है, इन कैप्सुलेशन, राइट ना। सो धीरे धीरे से एक एक पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, हाउ टू यूज द सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट,
प्राइवेट कैसे होता है, कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर के 2-3 पॉइंट्स आपको बताने होंगे, क्यों कंस्ट्रक्टर को यूज करना ये भी आपको बताया मैंने, पहले प्रॉब्लम्स बता दिया कि हमारे एट्रीब्यूट्स अजय है विजय, इनके एट्रीब्यूट जो भी होंगे उनको इनिशियलाइज करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जो बाहर से हम करेंगे तो कोई प्राइवेट होगा तो एक्सेस नहीं होगा, नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ द कोड लिखना पड़ेगा, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर की मदद से उसको इनिशियलाइज करते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले वही कॉल होता है, राइट। तो ये आपका होगा कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट, कंस्ट्रक्टर, और इसकी मदद से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स को। तो ये आपको देखना है अच्छे से, एंड इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी होगी आपको। ओके, देखना पड़ेगा, कुछ कुछ कंसेप्ट्स होंगे जो थोड़े कंफ्यूजन टाइप हो सकते हैं, बट थोड़ा रिवाइज करना। ओके, जो न्यू होंगे, थोड़ा बहुत किसी ने पहले पढ़ा होगा तो उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा इजी रहेगा, बट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जो फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ट्रस्ट में धीरे धीरे सब सारे कांसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हो ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको उसके ऊपर 1-2 बार फिर से देखना पड़ेगा, क्या क्या कंसेप्ट पता है क्या नहीं है, तो उसको 1-2 बार देख के रिवाइज करके देन आपको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगी। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, जो होगा इनहेरिटेंस, अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। एंड इनहेरिटेंस मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस सब के ऊपर असाइनमेंट होगा, क्योंकि इनहेरिटेंस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर के साथ उसके कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस इनके मिल के असाइनमेंट उसके साथ मैं दे दूंगा। अभी बस आपको इस टॉपिक्स को क्लियर करना है ओनली। जिसको भी हम डबल अंडरस्कोर देते हैं वो होता है प्राइवेट मेंबर, दिस आर द प्राइवेट, दिस आर द प्राइवेट, और ये तो पब्लिक है। इस ईएमपी डिटेल्स को मैं सीधा एक्सेस कर सकता हूँ, देखो, बट टेस्ट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, इसलिए हमें पहले एक पब्लिक फंक्शन के पास जाना पड़ेगा एंड वहां से उसको एक्सेस करना पड़ेगा प्राइवेट को, राइट। तो डबल अंडरस्कोर का मतलब होता है प्राइवेट। ओके, एंड विदाउट डबल अंडरस्कोर मतलब जैसे ई नेम देखो, ये पब्लिक है, अगर मैं यहां से भी चाहता हूँ तो भी इसको चेंज कर सकता हूँ आउटसाइड द क्लास, बट आईडी को नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक है। सो डबल अंडरस्कोर रिप्रेजेंट द प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, ठीक है।